हे गाइस, एनुमागोतो के इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में पता लगा कि कैसे उरिक माजिनो जब लास्ट में फ्लोर डेथ पर आया था तो उसने ही रेड थाइसा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के चाइल्ड को हेलजो को दे दिया था ताकि इस पावर का यूज करके वो कुछ अच्छा काम कर सके, लेकिन वो बदल गया और बन गया एक डिक्टेटर। वहीं दूसरी तरफ हमें र्यून का प्लान भी पता लगा कि कैसे वो डी शाह से एक खास तरह का आइटम लेना चाहती है यानी कि सोल स्टेट लाडल। वहीं दूसरी तरफ रेचल को ये बातें पता लग गई हैं और तीसरी तरफ ग्रैंडजाद और यूरिजाद का एक्शन भी हमें देखने को मिला था, लेकिन चीजें इंटेंस हो गई और हेल जो इनके पीछे पड़ गया है, जहाँ पे ऑकनी ने बताया कि कोई चीज उनकी मदद करेगी एक खास लोकेशन पे। और अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आगे बने रहिए। हम देखते हैं हेलजो को, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था देखकर कि सारे लोग एक साथ एक टीम में हैं। जो चीज वो इनसे पूछता भी है, जहाँ हम देखते हैं ग्रैंडजाद को यूरिजाद के साथ। और अब हेलजो की नजर पड़ जाती है हॉकनी पर, जहाँ पर उसे ध्यान से देखने के बाद याद आ जाता है कि कैसे ये वही बंदा है जो कि वो आई फ्रीक था, यानी कि मिस्टीरियस आंखों वाला बंदा हॉकनी। यहाँ पे ग्रैंडजाद यूरी को ये समझाते हुए कहती है कि इससे अच्छी सी फाइट देने के लिए भूल जाओ, अभी हमारा गोल कुछ और है। हम चाहते हैं कि इसे किसी तरह फंसाकर उस जगह तक लेकर जाएं, क्योंकि इस जगह पर एनिमी का कंट्रोल है पूरी तरह से शिनचो के ऊपर। हम चाहकर भी इसे अच्छे से नहीं हरा सकते। लेकिन यूरिजाद काफी कॉन्फिडेंट थी और कहती मुझे पता है, लेकिन मैं इसके जैसे लोगों से पहले कभी नहीं मिली और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फन मैं भी कर पाऊँ। हम देखते यूरिजाद को अपने ब्लैक मार्च का यूज करते हुए, जहाँ इसका यूज करते ये तो कह रही थी कि मुझे पता है इग्नाइट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लो इसका अटैक ये फिर भी कम नहीं है। तभी पहला अटैक तो हेलजो डॉज कर जाता है, लेकिन क्लोज रेंज में जब यूरिस पे वापस अटैक करती है तो उसे ब्लॉक करते हुए हेलजो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो, मैं इसमें से पहली वाली पावर फील नहीं कर पा रहा। जहाँ पे यूरी से कहती है कि उस टाइम पर वो मैं नहीं थी, लेकिन अभी तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। जहाँ पे ग्रैंडजाद इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि कैसे यूरी उसकी बात को इग्नोर कर दी सिंपली। यूरी हेलजो से फाइट करता कह रही थी कि अगर तुम मुझे अच्छे से जानोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मैं भी बहुत ज्यादा फन पर्सन हूँ। तो हेलजो फाइट के दौरान कहता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारी वो पावर चाहिए जो उस टाइम मैंने देखी थी, सिर्फ वही मेरे काम की है। इसके साथ ही वो अपने क्लॉज का यूज करता है जो कि रेड थाइसा मॉन्स्टर के थे। यूरी उसे आराम से डॉज तो कर जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि ये पावर अलग ही लेवल की है, जहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर सकती थी अगर वो इसे डॉज ना करती। क्योंकि यूरी के साथ हम भी नोटिस करते हैं कि यूरी के गाल पे हल्का सा स्क्रैच लग गया था इस अटैक की वजह से। और ये सब चीजें जानने के बाद ग्रैंडजाद बीच में आ जाती है, दोनों को डांटते हुए कहते हुए कि बंद करो यहाँ पे मैसिंग करना, या ऐसा कहें यहाँ पे रायता फैलाना। और इसी के साथ ग्रैम उन्हें रोकने की तो कोशिश करती है, लेकिन साथ ही में उसका आदमी यानी कि जो उसके लिए काम करता है एक खतरनाक बजूका अटैक करता है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड गन होती है यानी कि स्नो ब्लास्टर, जिसका अटैक का नाम होता है आइस कासल। और ये इतना खतरनाक अटैक होता है जो सभी चीजों को फ्रीज कर देता है, जिसे देखकर हॉकनी और माता काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। माता तो यहाँ तक कहता है कि अमेजिंग है, लेकिन हॉकनी का कहना था कि अभी भी हम हेलजो के सामने नहीं जीत सकते, हम कैसा भी अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन वो हेलजो के ऊपर काम नहीं करेगा। वहीं पे हेलजो जब इस अटैक को देखता है तो पूछता है क्या वो ये वही अटैक है जो कि फ्रीज कर देता है यहाँ तक कि मॉर्टल की बॉडी को भी। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि सा का अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि मेरी बॉडी बुरी तरह से खौलती हुई हॉट है। लेकिन हेलजो अपने मन में यही सोचा था कि जो पावर उसने थोड़ी देर पहले देखी थी, अगर वो वापस से सामने आ जाती है तो इन तीनों की एक टीम हेलजो के ऊपर भारी जरूर पड़ सकती है। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से इन सभी को ठिकाने लगा देगा हमेशा के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं एक अलग ही तरीके का अटैक जो कि हेलजो यूज कर रहा था, जिसका नाम था द जीरो एरिया, जो कि एक तरह की वाइब्रेशन और एरिया क्रिएट कर रहा था आसपास के एरिया में, जो देखकर यूरी और ग्रैंडजाद भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। लेकिन ग्रैंडजाद को शायद इसके बारे में कुछ पता था। ये लोग तभी सभी नीचे गिरने लग जाते एकदम से। ग्रैंडजाद नीचे गिरते गिरते इन सभी को चिल्लाते हुए बताती है कि इसने यहाँ की जो कंसंट्रेशन शिनशु था उसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया है, और इसलिए वो अपने आदमी यानी कि क्रांका से हेल्प मांगती है, जो कि इनको किस तरह से बचा लेता है अपने ऊपर बिठाकर। वहीं पे यूरी अब सोचती है कि पक्का इस बंदे के पास कंप्लीट कंट्रोल है शिनशु का, खास कर इस जगह पर। और अब इसे समझ में आता है कि क्यों इसने होल का यूज करके इस पूरी जगह पर अपना कंट्रोल बना रखा है। उसे बिलीव नहीं होता कि कोई इस तरीके से भी शिनशु को मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि इस तरह की पावर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही हो सकती है। लेकिन इस पावर का असर बैम के ऊपर नहीं हुआ था, जहाँ पे हेलजो इस चीज को नोटिस कर लेता है और देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है ये लिटिल पंक कौन है और ये वाला शिनशु यहाँ पे कैसे यूज कर पा रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे हेलजो एक और चीज नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि इसके पीछे वो चीज है
वो कुछ और नहीं बल्कि एक थ्रोन फ्रेगमेंट है। अबे ग्रैमजाद हेल्जो कैसे कंफ्यूज देखकर खुश हो जाती है और सोचती है जल्दी से हमारा दाना उठा लो, यानी कि जिस जाल में उसे फंसाना चाहते हैं उसका पेट हेल्जो ने ले लिया है। यहाँ पे ग्रैमजाद का ये मानना था कि जैसे वो वियोल के पास एक थ्रोन फ्रेगमेंट देखेगा वो जरूर उसी के पीछे आएगा ताकि वो किसी भी तरीके से बैम को कैच कर सके। और हमें थोड़ी देर पहले का पता लगता है कि कैसे ग्रैमजाद के कहने पर इन लोगों ने वियोल को एज अ बेट यूज किया था, जिसके पीछे का रीजन भी इसने सभी को बताया था कि अगर जैसे वियोल को थ्रोन फ्रेगमेंट के साथ हेल्जो देखेगा वो इन सभी का पीछा करना शुरू कर देगा, या ऐसा कहीं स्पेसिफिकली बैम का पीछा करना शुरू कर देगा और इन लोगों से इसका ध्यान हट जाएगा। फिर ग्रैमजाद बैम से ही पूछती है कि तुमने बताया था कि तुम यहाँ के मोर्टल लोगों को भी मार सकते हो, जिसमें बैम कहता है हाँ। और आगे ग्रैमजाद एक्सप्लेन करते कहते कि बहुत अच्छा चांस है कि तुम थ्रोन की पावर को यूज कर सकते हो और यही वो रीजन है कि तुम इस तरह की चीजें भी कर पा रहे हो, और इसी के पीछे रीजन है थ्रोन का और शायद हॉकनी की आंखों का जो कि फ्यूचर में देख सकता है। और शायद यही कारण था कि एंड्रू ने पावर डी शाह को दी थी ताकि हॉकनी के पास ये आंखें आए और वो फ्यूचर में देख सके इस मोमेंट में और तुम्हारी हेल्प कर सके उस जगह पर पहुंचने की जहाँ तुम्हें थ्रोन के सारे फ्रेगमेंट मिलेंगे। और वहीं दूसरी तरफ थ्रोन फ्रेगमेंट तुम्हारे पास होने की वजह से तुम उस जगह पे शिंशो यूज कर सकते हो जहाँ पे हेल्जो शिंशो कंट्रोल करता है, और इसका जैसे तुम यूज करोगे इसकी टेरिटरी में उसे पता लग जाएगा और इसी का एडवांटेज हम उठाएंगे। और वहीं पे ग्रैमजाद ये भी कहती है बैम को कि जैसा कि हॉकनी ने बताया है मैं और क्रांका जब आगे जाएंगे तुम्हें पक्का होल में कुछ मिलेगा जो कि हमारा वेट कर रहा है, हमें किसी भी तरीके से वहां पर पहुंचना होगा ताकि हमें मदद मिल सके, लेकिन तब तक के लिए थ्रोन फ्रेगमेंट का यूज करके तुम्हें हेल्जो को अपनी तरफ ही फंसा के रखना होगा। ऐसा तो एक काफी डेंजरस चीज है लेकिन तुम अकेले ऐसे बंदे हो यहाँ पर जो इस चीज को कर सकते हो, तो क्या सोचते हो तुम इस प्लान के बारे में। यहाँ पे यूरी कहती है कि नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा डेंजरस है, बैम को मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, लेकिन ग्रैंडसन यूरी के ओपिनियन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बैम कहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा यूरी, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मेरा टेस्ट भी है तो तुम लोग ये सब मेरे ऊपर छोड़ सकते हो और जा सकते हो उस होल के पास जहाँ तुम्हें हेल्प मिलेगी। और प्रेजेंट की फाइट में यहाँ पे हेल्जो उन लोग को जाते हुए देख लेता है और कहता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। वही हम देख लेते हैं कि हेल्जो का जो आदमी था जो किसके साथ आ रहा था वो भी इन लोगों को देख लेता है और बाकी लोगों को बुला लेता है ये कहते हुए कि ये लोग यहीं पे छुपे हुए हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ इस कॉल के शार्लेट होती है जो कि सांचेज को मना कर रही थी और कह रही थी कि ये सब चीजें मास्टर जो के पर छोड़ देनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की गलती से सारे लोग यहाँ पर आए हैं और लोग मरना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सांचेज कहता है कि बस बहुत हुआ शार्लेट, जैसे ही मुझे पावर मिली थी हेल्जो से मैंने उस दिन सोच लिया था कि मैं इनके लॉयल रहूंगा और वैसे भी क्वालिफाइड है लीडर बने रहने के लिए, और ये जहाँ भी जाएंगे मैं इनके पीछे जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हेल्जो पीछा कर रहा था यूरीजाद और बैम का और उन लोगों को रुकने के लिए कह रहा था, इनसे पूछ रहा था कि आगे थ्रोन फ्रेगमेंट तुम्हारे पास क्या कर रहा है, जहाँ पे माता कहता है कि हमारे काफी क्लोज आ गया है और हमें पकड़ने वाला है। मैं भी हॉकनी फ्यूचर में देख के यही बताता है कि एनिमी जस्ट हमारे काफी क्लोज है, हमें जितना नीचे जा सकते हैं हमें तुरंत चले जाना चाहिए। और वही हम पीछे देखते हैं कि जैसे ही नीचे जाते हैं हेल्जो एक खतरनाक अटैक करता है, यानी फ्यूचर में देखने में से इनकी जान जस्ट अभी बच गई। ये लोग काफी इरिटेटेड हो गया था और कह रहा था ये लोग सही में मेरी नर्व्स पे चढ़ रहे हैं और हम इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जहाँ पे वो यूज करता है ब्लड फ्लड को, जहाँ पे ये लोग नोटिस करते हैं कि पूरा जो होल था वो कि एडमिनिस्ट्रेटर के ब्लड से भरने लग गया है, यानी कि वो पूरी जगह एक तरीके से फेल हो जाएगी। अब ये लोग पूरा जोर लगा देते हैं जगह से एस्केप करने के लिए और काफी मुश्किलों के बाद ये फाइनली होल से बाहर निकल जाते हैं और काफी किस्मत की वजह से बच जाते हैं वहां डूबने से। और फाइनली लोग नोटिस करते हैं कि उस जगह पर ही पहुंच गए हैं जो जगह हॉकनी ने फ्यूचर में देखी थी। लेकिन हेल्जो अभी भी इनके पीछे था और कह रहा था कि बास्टर्ड्स तुम लोग इस बार एस्केप नहीं कर पाओगे। बैम कहता है अब हम लोग क्या करें, जहाँ पे यूरी डिसाइड करती है कि अब टाइम आ गया है कि वो इन सब चीजों के बीच में पड़े और डील करे हेल्जो से। बैम उसे रोकने की कोशिश भी करता है क्योंकि वो यहाँ पे शिंशु यूज नहीं कर सकती, लेकिन यूरी कहती है तो क्या हुआ, मैं इतने छोटे मोटे चैलेंज से नहीं डरती, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगी अपने एटीट्यूड के साथ। वहाँ पे बैम और हॉकनी काफी सरप्राइज और शॉक हो गए थे जहाँ वो देखते कि यूरी को कूदते हुए जबकि वो शिंशु भी यूज नहीं कर सकती। जो भी इसको देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था क्योंकि बिना शिंशु अपग्रेड के भी यूरी ने अपनी जान दांव पे लगा के इतना तगड़ा जंप लिया था सिर्फ हेल्जो पे अटैक करने के लिए। और इतनी लंबी जंप मारना बिना शिंशु यूज किए भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो समझ जाते हैं कि यूरी के पास मॉन्स्टर्स फिजिकल एबिलिटीज है। इससे पहले कि यूरी अटैक कर पाती कोई पीछे उस पे अटैक कर देता है जिसको खाकर वो नीचे गिरने वाली होती है और हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि सांचेज था
जो कि खुश होती है कि फाइनली मैंने उसे हिट कर ही दिया। वहीं दूसरी तरफ हेल्यू जब इसको देखता है तो काफी हंसने लगता है। वो ही करके कह रहा होता है कि कैसे तुम लोगों ने काफी डेस्परेशन में आके एक आखिरी अटेम्प्ट भी किया मुझे हराने का, लेकिन ये स्ट्रगल भी काम नहीं आया और तुम लोग हार गए। और वैसे भी पर्टिकुलर इस जगह पे तो तुम लोग कुछ भी करके मुझे नहीं हरा सकते। ऐसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारे हाथों ये थ्रोन कैसे लग गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें उस आई फ्रीक का ही कुछ लेना देना है जो तुम्हारे साथ है। और मैं पूरा टाइम लेने वाला हूँ तुम्हें टॉर्चर करते हुए, तुम्हें खुद के सामने सरेंडर करवाने के लिए। और काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है, ये कहते हुए कि चूहे बिल्ली की खेल को चलो खत्म करते हैं। और उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा और तुमसे तुम्हारा थ्रोन फ्रैगमेंट चुरा लूंगा, क्योंकि वो मेरा ही था ओरिजिनली। जब बैम ने सोचा था कि ग्रैम जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ, यानी कि उस होल से एक इंसेक्ट जा रहा था जो कि नॉर्थ सिटी की तरफ बढ़ रहा था, ताकि वो जहाँ पहुंच सके जहाँ उनकी कोई हेल्प करने वाला मिलेगा। लेकिन वो लोग नोटिस करते वहां पहुंचकर कि वहां तो कोई है ही नहीं। मैम यहाँ पे कह रही थी कि हॉकनी ने हमें कहा था कि कुछ हमारी मदद करने के लिए यहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, हमें शायद वापस जाके वियोल की हेल्प करनी चाहिए। और इसी के अगले मिनट हम देखते हैं और एक मजीनो को जिसके पसीने छूटे थे और वो इस जगह पे छुपा हुआ था। वहीं पे जो ग्रैंडजाद का आदमी था यानी इकराम का, वो कहता प्रिंसेस हमें थोड़ा और इधर उधर देख लेना चाहिए। हम नोटिस करते हैं कि इवान भी इसके साथ ही है। वहीं हम ये भी नोटिस करते हैं कि कैसे और एक मजनू के पास यूरा का बैग था जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि हम एकदम से रुकना क्यों बंद हो गए। लेकिन मजनू ने डांट कहता है चुप हो जाओ, जल्दी से थोड़ी सी बात मत करना, ग्रैम यही आसपास है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो कांड हो जाएगा। जहाँ पे यूरा जब सुनती है कि ग्रैम ये तुम किसकी बात कर रही हो, वहीं पे और एक मर्जन को हम देखते हैं जिसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका था। वो काफी ज्यादा सैड और दुख में था, जो सोच रहा था कि क्रैप क्रैप मैंने वहां पर सारा काम खराब कर दिया, मैंने इतनी मेहनत की ताकि मैं जो को हरा सकूं बिना ग्रैम के पता लगे, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है, क्यों उसे पता तो नहीं लग गया कि हेल्डो को जो रेड था ऐसा मिला है वो मैंने उसे दिया है, अब तो मुझे कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देगी। और यहाँ फ्लैशबैक के थ्रू हमें पता लगता है कि कैसे और एक मजीनों ने ग्रैमजाद को जब पहली बार देखा था तो उसके प्यार में गिर गया था। फ्लोर डेथ पर आने के बाद उसने उसे प्रपोज किया था कि प्लीज एक्सेप्ट माय लव, लेकिन ग्रैमजाद ने उसे कहा स्क्रू ऑफ यू फ्रिकिंग फेस। और उस इंसिडेंट के बाद से उरिक मजीद ने काफी बार कोशिश की ताकि वो ग्रैमजाद का दिल जीत सके और वो उसके लव को एक्सेप्ट करे, लेकिन ग्रैमजाद ने ऐसा कभी नहीं किया। और एक मजीनों को वो बातें भी याद आ रही थी कि कैसे बिना गिव अप किए वो कितनी बार कोशिश किया था उसको ये दिखाने के लिए कि उसके पास सब कुछ है। लेकिन ग्रैमजाद तब भी इम्प्रेस नहीं हुई और उसने उसे कहा कि यहाँ से चले जाओ। और जब इतने समय के बाद भी और इतने ट्राई करने के बाद भी ग्रैमजाद नहीं मानी, तब उसने मुझसे परेशान होके मुझे फ्लोर डेथ में आने से बैन कर दिया। मुझे ये भी सोचता है कि कैसे जब ग्रैमजाद ने उसका दिल तोड़ दिया था तो उस रिजेक्ट होने के बाद उसने और भी काफी लड़कियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन इसने इस चीज को फैक्ट को चेंज नहीं किया कि उसे ग्रामी सबसे ज्यादा पसंद है। उसका कुछ एक्सपीरियंस उतना अच्छा रहा नहीं, क्योंकि जितनी लड़कियों से उसने बात की उन सभी से उसका ऐसा फील आया जैसे ही को वन साइडेड हिटिंग कर रहा है और दूसरी साइड से कोई एफर्ट ही नहीं है। जहाँ हम मैसेज भी देखते कि कैसे वो कितनी क्रीप की तरह बहुत सारे लड़कियों को मैसेज कर रहा था, लेकिन जब उसने हेल्डो के बारे में सुना कि कैसे वो एक डिक्टेटर बन गया है तो उसने सोचा यही एक मौका है जो वो ग्रैम का लव वापस से पा सकता है, ताकि वो हेल्डो को हरा दे बिना उसके जाने, और ग्रैम के सामने इस चीज की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी जो कि फ्लोर डेथ पे चालू हुई थी हेल्डो के आने के बाद से। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो तो नॉर्थ सिटी में रहती थी और उसने अगर उसने उरिक मजीनो को पकड़ लिया तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। जहाँ पे उरिक मजीनो तब रोना भी चालू कर दिया था कि उसकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है। उसके अंदर के थॉट तो यहाँ तक के थे कि वो सोच रहा था कि मुझे शायद घर वापस चले जाना चाहिए। तो यूरा उस बैग के अंदर से यूरिक मजीनो को रोते हुए सुन लेती है और कहते तुम रो क्यों रहे हो। और यहाँ पे क्रैंका प्रिंसेस कैरम को ये एडवाइस करता है कि उसे वो बातें बोलनी चाहिए जो कि हॉकनी ने उसे यहाँ आने से पहले कही थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे हॉकनी ने उसे बताया था कि उसने गैरम को फ्यूचर में किसी से बात करते हुए देखी थी, और गैरम के पूछने पर हॉकनी ने उसे बताया था कि उसके शब्द थे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंट में गैरमजाद कह रही थी। लेकिन उसके मन में थॉट चल रहे थे कि कितना ज्यादा वियर्ड लग रहा है। जब वो आगे बोलती है कि मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारे रिटर्न का वेट कर रही थी और अगर इस बार तुमने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और सब कुछ भूल के वापस से हम स्टार्ट करेंगे अपने जीवन को। और ये बातें और एक मजीनो सुन लेता है और इनके सामने आ जाता है कहते हुए कि अगर तुम कहती हो तो ठीक है। ग्रैमजाद काफी शॉक हो गई थी। वहीं उरिक मजीनो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा माय लेडी। लेकिन अब ग्रैमजाद देख लेती है उरिक मजीनो को और उसका रिएक्शन देखने वाला था जब वो कहती है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हेल्यो बैम को कह रहा था कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ने वाला और तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ किस लिए आए थे, तुम्हारे पास जो थ्रोन फ्रैगमेंट है वो भी मैं तुमसे चुराने वाला हूँ, और जो लड़की तुम्हारे पास है यानी कि यूरी उसकी यूज करके मैं ये भी पता लगा लूंगा कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं।
और अब तो मुझे आई फ्रीक भी मिल गया है, यानी कि हॉकनी, और उसे टॉर्च करके सब पता लगा लेगा कि कैसे इस जगह से भागा था। उसके जस्ट बाद ही हम एक बहुत ही खतरनाक अटैक देखते हैं हेलजो के थ्रू। जहाँ यूई जिसको बैम ने पकड़ रखा था वो वापस दौड़ जाती है इस अटैक को रोकने के लिए। जहाँ बैम उसे रोकने की कोशिश भी करता है, काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन वो नहीं सुनती। तो पीछे से एक आवाज आती है कि रेकलेस इडियट, तुम्हें सही में काफी हार्ड टाइम दे रहा है ना बेबी। और यूरी जब इस आवाज को सुनती है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जहाँ हम देखते किसे आते हुए तो कह रहा था कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हीरो आ चुका है। जो कहने के साथ ही उरेक मजीनो नीचे से निकलता है, उस अटैक को बहुत ही आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। जिसके जस्ट बाद ही वो दूसरा पंच बनाता है और कहता है कि मैं अपने अंदर इतने सारे लव की पावर को फील कर पा रहा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी कि एक तरीके से इनविंसिबल फील कर रहा हूँ। जिसके साथ ही उस अटैक को बिल्कुल सामने से रोक लेता है। जब हेलजो भी उरेक मजीनो को नोटिस कर लेता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे उरेक मजीनो हंसते कहता है लॉन्ग टाइम नो सी हेलजो। वही उरेक मजीनो कहता है कि जब मैं पिछले बार तुमसे मिला था उससे तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। वही दूसरी तरफ हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब उरेक मजीनो ग्रैंड साथ से मिला था। जहाँ पे हम देखते हैं ग्रैंड को जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस थी और क्रांका उससे पूछा था कि आप ठीक है क्या नहीं। वही इवान को देखते हैं जो कि सोच में पड़ गया था कि मैं पहले इतना सरप्राइज फील कर रहा हूँ ग्रैंड से यहाँ पे मिलके, और मैं नहीं जानता था कि उरेक मजीनो को भी जानती है और वो भी हमें यहाँ मिल जाएगा। वही प्रेजेंट में हम देखते हैं बैम को और यूरी को जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज और शौक थे। यहाँ पे दोनों कहते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वही हेलजो का भी यही सेम क्वेश्चन था कि भला उसका यहाँ पे क्या काम। लेकिन उरेक मजीनो कहता है कि तुमसे मिले काफी टाइम हो गया था ना, इसलिए तुमसे मिलने आ गया और मैं शायद पहले आ जाता, लेकिन किसी ने मुझे आने से रोक रखा था और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया नहीं था। और जैसे मैंने तुम्हारे बारे में वो बैड न्यूज सुनी तब तो चाहे कुछ हो जाए मुझे आना ही था। और मैंने ये भी सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ पे राजा राजा खेल रहे हो जब से तुम्हें पावर मिली है रेड थाइसा की, जो कि मैंने तुम्हें दी थी। लेकिन जितना मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पावर दी थी यानी कि रेड थाइसा को, तब मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि तुम इस पावर का यूज करना दूसरों की बेनिफिट के लिए। या ऐसा कहे कि तुमने ही मुझे ये बात बताई थी कि तुम कैसे दूसरों की मदद करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं है। और जब वो पावर मैंने तुम्हें दी तुम आज क्या कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना चेंज हो गए। तो हेलो थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा था और कह रहा था तो इतने टाइम बाद तुम मेरे बॉस बनने आओ यहाँ पर, चलो निकलो यहाँ से, ये जगह मेरी है। वैसे भी मुझे ये जगह पसंद नहीं थी और मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता था, मेरा यही एकमात्र गोल था। और इसलिए अब जल्दी करो और जो लोग तुम्हारे पीछे हैं उन्हें मुझे सौंप दो, मैं इन्हें फोर्स करके वो सारे सीक्रेट निकलवा लूंगा जहाँ से मैं जहाँ से बाहर जा सकता हूँ। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर भी अपनी पावर का यूज करूंगा। जब मजीनो कहता है तुम ताकत की बात कर रहे हो ना। इस बात से हेलजो कहता है हंसते हुए कि हाँ बिल्कुल वही पावर रेड थाइसा की जो कि तुमने मुझे एक बार दी थी। और हम देखते हैं उसे एक अटैक प्रिपेयर करते हुए। तो एक मजीनो बैम को कहता है कि बेबी रेडी हो जाओ, हम यहाँ से भागने वाले हैं। तो सुनकर बैम काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। लेकिन मजीनो कहता है सोचने का टाइम नहीं है, तुम अकेले ऐसे हो जो यहाँ पे शिंशु यूज कर सकते हो, तो जल्दी से हमें लेकर यहाँ से चलो। लेकिन यूरी मजीनो को मारते हुए कहती है सर पे क्या अगर तुम शिंशु यूज ही नहीं कर सकते तो इडियट तुम यहाँ पे आई किस लिए। लेकिन टपली खाने के बाद भी मजीनो कहता है कि बस थोड़े समय के लिए वेट कर लो, मैं एक बार सुनना चाहता हूँ कि आखिर इसने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से चेंज हो गया था, और वैसे ही मुझे शिंशु की कोई जरूरत नहीं इसे हराने के लिए। लेकिन यूरी मजीनो की बात से सहमत नहीं थी, वो उसे डांटकर कहती है तुम कैसे रिडिकुलस बातें कर रहे हो, मैंने सोचा था कि कोई हमारी मदद करने वाले आने वाला है, लेकिन किसे पता था कि वो तुम हो ये यूजलेस इडियट। दूसरी तरफ हेलजो कह रहा था कि तुम कितने पैथेटिक साउंड कर रहे हो, तुम वैसे ही मेरे तक नहीं पहुंच सकते कुछ भी करके। फिर हम देखते हॉकनी को जो कि लोग अलर्ट करते हुए कहता है कि बैम कुछ आने वाला है, इसी टाइम लाइट की तरफ टर्न कर जाओ। जो करने की वजह से बैम और बाकी लोग बच जाते हैं हेलजो के अटैक से। जिसके बाद हॉकनी उन्हें बताता है कि तुम्हें जिगजैग जाना है और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। वही यूरी और एक मजन से पूछ रही थी कि सच बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आए थे और आखिर तुम उस पंख को कैसे जानते हो। हॉकनी लगातार इन लोगों को तरीका बता रहा था जिसका यूज करके लोग बच सके उस अटैक से, क्योंकि हॉकनी को फ्यूचर सारी चीजें दिख रही थी कि अटैक किस तरफ आएगा। लेकिन मजनो कहता है कि मुझे 1 मिनट उससे बात करनी है। तो वापस हेलजो से पूछने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे याद दिलाने की कोशिश भी करता है कि उस टाइम क्या चाहता था और उसे पावर क्यों मिली थी। वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहता था जो कि वो अभी कर रहा है। बैम को देखते हैं जिसका रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे अब एक और बंदे का बर्डन उठाना था अपने फ्लाइंग शिशु पर। वहीं दूसरी तरफ हेलो काफी इरिटेटेड था और वो मजनू कह रहा था कि शट अप, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं पहले अपना सारा बेस्ट ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग इडियट हैं जो कि डरते हैं किसी भी तरीके के बदलाव से। मैंने कोशिश की थी कि मैं होल की पावर को यूज करके सभी से ये पावर शेयर कर सकूं, लेकिन
किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं चाहता था कि हम सभी अपनी पावर कंबाइन करके एस्केप कर जाए आउटसाइड, लेकिन यहाँ के लोग मेरे से डरते थे। उन्हें मेरे वर्ड्स पे कोई विश्वास ही नहीं हुआ और वो सिर्फ मेरी पावर को देख के ही डर कर मेरे पीछे चल पड़े। और मैंने जितनी भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सारे चांस बर्बाद कर दिए जिसके थ्रू हम बदल सकते थे इस जगह को या इसे छोड़ के जा सकते थे। अगर मेरे पास वो लाडल होता तो शायद मैं कुछ कर सकता, लेकिन वो भी टूट गया। इस बात को सुन के मजीनो सोचता है, क्या इस सोल स्टिंग लाडल की बात कर रहा है। हेल जो कहता है कि अगर हमारे पास वो लाडल होता तो हम सभी लोग यहाँ से एस्केप कर चुके होते। बदले में मैं उन सभी को अपनी पावर देता जो कि मुझे मिली थी होल से। और ये प्रपोजिशन मैंने रखा था इन लोगों के सामने कि मैं अपनी सारी पावर इन लोगों के साथ शेयर करूंगा, बदले में उन्हें मेरा साथ देना हुआ लाडल का यूज करके जहाँ से निकलने में। लेकिन जैसे ही मैंने चीज सजेस्ट की, सभी लोग मुझे क्रिटिसाइज करने लगे, खासकर यहाँ के राजा डी शाह ने, जिनका मानना था हमें यहीं पे रहना चाहिए किसी डेस्टिनी की वजह से। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे हेल्जो ने जब ये चीजें बार बार कही तो उसके बाद डी शाह ने, जो कि उस समय रूलर था साउथ सिटी का, उसने हेल्जो को जेल के अंदर बंद कर दिया ताकि वो कभी एस्केप कर ना पाए। लेकिन जब उसके आदमी से पकड़ने आए तो उसकी पावर को देखकर डर गए और डी शाह के जितने भी नौकर थे, उसके आदमी थे, वो सभी इस पावर को देखकर अपने आप हेल्जो के सर्वेंट बन गए और उन्होंने धोखा दे दिया डी शाह को। जिसके बाद मैंने डी शाह के सामने ये प्रपोजिशन रखा कि कैसे उसे ये जगह छोड़ के चली जानी चाहिए और अपनी पोजीशन मुझे दे देनी चाहिए ताकि मैं साउथ सिटी का लीडर बन सकूं। और जब डी शाह के पास कोई पावर नहीं थी मुझे हराने की, तो डेस्परेट फील करते उसने मुझे गद्दार घोषित कर दिया और उसने यहाँ तक घोषित करवा दिया कि जो कि ग्रैंड फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है उसे मिलना चाहिए लाडल, ना कि मुझे। ऐसे तो वो बच्चा काफी ज्यादा छोटा था, जो कि एज में कभी बड़ा ही नहीं हो सकता था स्पेल की वजह से जो कि इसके ऊपर लगाया गया था, जो काफी छोटा था। और जब चीजें इस तरह से एस्केलेट की तो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि ये लोग एक वोट के थ्रू डिसाइड करें कि नेक्स्ट पीसफुल लीडर कौन सा होगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इस इलेक्शन में मैंने कहा था कि मैं सभी को इक्वल पावर दूंगा और फ्रीडम दूंगा इस जगह से निकलने की। लेकिन क्या तुम सोच सकते हो कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा? कौन बना लीडर? वो और कोई नहीं बल्कि वो छोटा बच्चा था। और उसके पीछे सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि वो ग्रैंड फैमिली से आता था। और जब मेरे सारे सपने टूट गए मेरे सामने तो मुझसे रहा नहीं गया और इसलिए मैंने किया तख्ता पलट और मैं बन गया इस जगह का राजा। लेकिन ये करने के बाद भी जब मैंने डी शाह को इस जगह से बाहर निकालने की कोशिश की, उन्होंने वो लाडल मुझे देने से मना कर दिया और यहाँ तक कि वो मेरे सामने ही तोड़ दिया। अब तुम यहाँ आके मुझे ज्ञान दे रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि डी शाह एक बहुत ही अच्छा लीडर थे और मैं एक टायरेंट? ये अपने आप में एक काफी रिडिकुलस चीज है। वो चाहे कोई भी बहाने बनाते रहे कि डेस्टिनी है या कुछ भी है, लेकिन वो लोग यहीं पे रहना चाहते हैं हमेशा से। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ और मैं जहाँ से निकल के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हो एक मजीनों को, जिसको यूरी मारने में लगी थी और कह रही थी तुमने ही पक्का कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया है, मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने क्या कांड किया था यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हेल जो अपनी कहानी सुना रहा था, जो कह रहा था कि यहाँ के लोग बिना ट्राई किए भी आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं जाना चाहते। वो इस हेल जैसी जगह पे काफी खुश से और उनके टेस्ट ऐसे सूट करते हैं जहाँ पे वो इतनी गंदी सी जिंदगी जिए। और ऐसे गॉडडैम बास्टर्ड का मन मैं कैसे चेंज कर सकता था भला? और चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ से बाहर निकल के रहूंगा। ये जगह पूरी नर्क है, यहाँ आसपास सिर्फ मरी हुई लाशें हैं जो कि चल सकते हैं और बोल सकते हैं। और ये कहने गलत नहीं हुआ कि इस जगह पे लोगों का दिमाग बना हुआ है, ना कि उनकी बॉडी। इतने लंबे समय से मैं परेशान हो चुका था सिर्फ एक घटिया सा टीवी देखते हुए जिस पे न्यूज चैनल आता था। ये सपने देखते देखते कि कब मैं बाहर जाऊंगा। और तभी हॉक एक और फ्यूचर देखता है जहाँ वो कहता है कि ये मारा जाएगा। दूसरी तरफ हेल लोग काफी पावर का यूज कर रहा था और कह रहा था कि मैं अपनी ताकत यूज करके इस पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ से निकल के रहूंगा। और ओकनी यहाँ पे अलर्ट करता है कि बैम ध्यान से। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक अटैक इनकी तरफ आया था और इसी का सीन शिफ्ट हो जाता है वापस ग्रैंड डी ली पर, जो कि र्यून और बाकी लोगों के सामने था, जिसने सुन लिया था कि कैसे ये लोग लाडल को चुराना चाहते हैं और वो इन्हें ऐसा नहीं करने देगा। बड़ो बेचारे के लिए वैसी भी चीजें काफी कंफ्यूजिंग थी। और यहाँ पर एक और नया बंदा आ गया जो कि इनके पीछे पड़ा है और पूछने पर उसे पता लगता है र्यून के थ्रू कि ये बंदा ग्रैंड डी ली है, जो कि करंट रूलर है नॉर्थ सिटी का। और ओरिजिनली ये बंदा एक रैंकर था और र्यून की माने तो ये बंदा सही में एक टफ अपोनेंट है इनके लिए। इन दूसरी जो बंदा ली था एक काफी गुस्से में था, कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम कोशिश करो हमारे ट्रेजर यानी कि सोल स्ट्रिंग लाडल को चुराने की, इसके लिए तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। कहने के साथ ही उनके ऊपर अटैक कर देता है कहते हुए कि मैं तुम्हें पनिश करूंगा तुम्हारे इस पाप के लिए। रेचल सोच रही थी कि भला अब क्या किया जाए यहाँ पर इस सिचुएशन में, जहाँ नीचे लोग कह रहे थे कि हम रैंकर को नहीं हरा सकते, हमें इनसे बात करनी चाहिए। रेचल अभी तक सारी बातें सुन रही थी, उसके बाद में कुछ थॉट
थॉट्स आए कि कैसे अगर ये सारे लोग लाडल के सर्च में है तो क्यों ना वो पहले जाकर उस लाडल को चुरा ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर लिया तो डील कर सकती है मार्ड्रोको से और एक थ्रोन फ्रैगमेंट भी पा सकती है। रून यहाँ पे गुस्सा होकर कहती है कि भला तुम तब से कौन सी नॉनसेंस बातें किए जा रहे हो, वो ट्रेजर तुम्हारा नहीं है, वो लाडल इस जगह के ओरिजिनल लोग का था जो यहाँ पे रहते थे उतने समय पहले, और तुम लोगों ने यानी कि ग्रैंड फैमिली ने प्रॉमिस किया था यहाँ के लोगों से कि इस लड़ का यूज करेंगे सभी की सोल को आजाद करने के लिए 500 साल बाद जो भी इस जगह को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन तुम लोगों ने प्रॉमिस तोड़ दिया। और जो सोल अभी स्पिरिट रूम के अंदर है वो सभी एक दूसरे इमॉर्टल बॉडी को बिलोंग करते हैं, लेकिन तुम लोग बॉडी को चेंज कर सकते हो सोल का यूज करके जो भी इसके अटैच्ड है। अगर तुम सोल स्टिंग लैडल का यूज करो, डीचा और डीजा ने भी यही प्रॉमिस किया था कि वो सभी के शेयर का यानी कि जो सबके स्पिरिट ले जा रहे हैं उसका स्पिरिट रूम में यूज करके लाडल को अपने पास ही कह के रखा था कि उसके पावर का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसकी पावर सभी साथ शेयर की जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता लोग इस जगह को छोड़ के जाना चाहते थे क्योंकि वो परेशान थे इस नर्क जैसी जगह से, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया क्योंकि डीशा और डीजा दोनों ने अपना दिमाग बदल लिया था और उनका कोई भी ऐसा मंसूबा नहीं था कि वो यहाँ से किसी को जाने दें। और जब चीजें हाथ से बाहर चली गई तब उन लोगों ने लोगों को पकड़ लिया और इनकी पावर का यूज करके यानी लाडल की मदद से उन्होंने उनके सोल को ट्रांसफर कर दिया लिटिल डॉल्स में और जायजेंटिक पैरासाइट्स में, जिन्हें आज लीच गार्जियन कहते हैं। और उन्होंने उनके जबरदस्ती की ताकि वो डिफेंड कर सके डेथ फ्लोर को और उनके अपने खुद के महल को। और उन्होंने इनका यूज इसलिए भी किया ताकि वो सभी को पकड़ ले जो भी जगह को छोड़ के जाना चाहते हैं। और उसके बाद से तुम्हारा अपना एक प्रोपेगेंडा चला ताकि तुम लाडल के एग्जिस्टेंस को लोगों के दिमाग से खत्म कर दो। वो एकमात्र चीज जो कि एक होप थी यहाँ के लोगों के लिए, उनको यहाँ से आजाद करने के लिए, और वो चीज बन गई एक हथियार, एक ऐसी सॉर्ड जो कि यूज की जाती थी यहाँ पे पावर मेंटेन करने के लिए। और तुम्हें नहीं लगता कि इतने लंबे समय से एक ही ग्रैंड फैमिली यहाँ पे कैसे रूल कर रही थी? उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि डीशा और डीजा लाडल का यूज करते थे इस जगह पे सभी को कंट्रोल करने के लिए। और फाइनली उन कहती है कि तुम लोग डिजर्व नहीं करते उस लाडल अपने पास रखना और हम उसे ले लेंगे। जहाँ पे ली काफी गुस्सा था इन बातों सुन के और उसका कहना था कि बेस्ट चॉइस थी सभी के लिए जो कि इनकी फैमिली ने किया। और फैमिली का ये मानना था क्योंकि इन लोग को बचाया गया था एंड्रयू के द्वारा, तो ये लोग इस जगह को गार्ड करेंगे तब तक के लिए जब तक कि वो उस थ्रोन को पहुंचाना दे सेवियर तक, यानी कि इनके मसीहा तक। और अगर क्या होता है गलती से भी जात फैमिली को या किसी बाहर वाले को पता लग जाए इनके एग्जिस्टेंस का, अगर ऐसा होता तो उन्हें पक्का भनक पड़ जाती थ्रोन फ्रैगमेंट के बारे में और वो अपनी सारी फोर्स का यूज करते उसे चुराने के लिए। दूसरी तरफ रेचल भी अब आगे बढ़ गई थी ये सारी बातें सुनते हुए, जहाँ पे ली का कहना था कि वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे इतने समय से ताकि उनका सेवियर यहाँ पर आए, यही उनकी डेस्टिनी थी और इसमें ऐसी क्या बुरी बात है। और क्या हुआ अगर इन्होंने पनिश कर दिया उन बुरे लोगों को जो कि इस डेस्टिनी को रिजेक्ट कर रहे थे और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। डेस्टिनी को ना मानना एक बुद्धू वाली चीज है और ये लाडल हमेशा यही रहेगा हमारे हाथों में ताकि हम पनिश कर सके इन लोगों को। और आज इतने समय के बाद हमारी मेहनत रंग लाई, हम अपने सेवियर से मिल लिए और चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम से क्यों ना हो इतने लंबे समय में, लेकिन हमने सही चॉइस लिया था और अब मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ ऐसा करने से। जहाँ हम देखते हैं ली को जो यूज कर रहा था अपनी स्नाइपर आइज एक्टिवेट करके, और उसका अटैक इतना खतरनाक था जो कि काफी ब्राइट लाइट की तरह चमक रहा था। जहाँ पे ली गुस्से में कह रहा था कि सीक्रेट तुम्हें कैसे पता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग यहीं पे मारे जाओगे चोर। लेकिन अपना कोर में कुछ कम नहीं था, वो एनाकोर एक्टिवेट कर देता है कहते हुए कि सॉरी मैं अलाउ नहीं कर सकता। एनाकोर की वजह से अटैक रिफ्लेक्ट कर जाता है ली के ऊपर। जान ली को समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसका अटैक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया। वही हम देखते हैं डोर्सी को जो कि बांग बोंग लेके उसके सामने आ गई थी और उन्होंने एनाकोर के अंदर इस बंदे को फंसा दिया था और वहां से भागने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन ली एक रैंकर था, वो तुरंत समझ जाता है कि उस लाइट हाउस के अंदर कोई है और यहाँ पे वो एक अलग टेक्निक का यूज करता है। जब हम देखते हैं इनविजिबल ऑब्जर्वर यानी कि लिटिल बी को भागते हुए कून से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जब लिन कहती है ऑब्वियसली हम लोग कासल के अंदर घुसेंगे और लाडल को लेंगे और डीशा के साथ यहाँ से एस्केप करेंगे, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी व्योल को ढूंढना और इस फ्लोर डे से बाहर निकलना। जब कून कहता तुम सही में बाम के अलावा किसी और चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो है ना। कून अपने मन में सोच रहा था कि जैसा कि उस बंदे ने कहा इसका मतलब लाडल ही एकमात्र तरीका है इस जगह से बाहर निकालने का। और उसके मन में ये आइडिया भी था कि अगर वो इस लाडल का अच्छे से यूज करते हैं तो क्यों ना वो हेलजो को भी अपनी तरफ कर ले, क्योंकि उसको भी तो यहाँ से बाहर ही जाना है। उसी समय उनकी तरफ कोई कांटेक्ट करता है उनके लाइट हाउस पे और हम देखते हैं साची फेकर था जो कि उन्हें बता रहा था कि उन्होंने सारी चीजें मैनेज करनी है और यहाँ के सारे गार्ड को पेल दिया है और वो अब उस बटन का यूज करने वाले हैं जिससे डीशा का ट्रैप किया हुआ प्रिजन खुल जाएगा। तो कौन कहता है तुमने बहुत अच्छी टाइमिंग दिखाई है, अगर तुम थोड़ी सी देर कर दे तो हम सभी लोग मारे जाते। जो सुन के साथियों को समझ में नहीं आता कि किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कौन कहता है बहुत लॉन्ग स्टोरी है तुम्हें बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हरी करो और जल्दी से उस जगह को ठीक करो।
दूसरी हम देखते हैं कि गेट खुलने लगा था और सारे लोग भाग के उस तरफ जा रहे थे ताकि वो ली से बच सके। लेकिन तभी कून नोटिस करता है कि एक अजीब सी चीज यानी कि बी का जो ऑब्जर्वर था वो लाइट हाउस के आर पार चला जाता है, यानी लाइट हाउस को तोड़ देता है। उसके टूटते के साथ ही एनाकॉर भी खत्म हो जाता है और ली सीधे कून पे अटैक कर देता है। कून काफी सरप्राइज हो गया था, ली की आंखों में गुस्सा था जो कह रहा था मर जाओ चोर कहीं के। लेकिन तभी पीछे से रेचल आ जाती है जो कहते हैं कि रुक जाओ। यहाँ पे ली रेचल को नोटिस कर लेता है। यहाँ कून भी थोड़ी सी सांस लेता है चैन की, क्योंकि उसकी जान अभी बचा ली रेचल ने। रेचल यहाँ पे कहती है कि बैम के दोस्त है और अगर तुमने इन्हें गलती से भी हार्म किया तो बैम तुम्हें कहीं माफ नहीं करेगा। ली जो इस बात को सुनता उसे विश्वास नहीं होता कि कैसे ये चोर हमारे सेवियर के दोस्त हो सकते हैं। आखिर रेचल किस बारे में बात कर रही है, वही कौन सोच रहा था कि भला ये यहाँ पे क्या कर रही है। रेचल ली को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग बैम के बहुत पुराने साथी हैं और इन्हें तुम्हें जाने देना चाहिए। लेकिन ली का ये कहना था कि ये लोग हमारे लाडल को यानी कि हमारे ट्रेजर को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लेकिन तुम्हारी ऐसी बात को कैसे जान सकता हूँ, मैं इस रिक्वेस्ट को नहीं मान सकता। चल कहना था कि सॉरी, लेकिन आपको लाडल के ऊपर गिव अप करना होगा। और वैसे भी सोचा जाए तो ये ठीक चीज नहीं है कि लाडल आप लोग रखो, और ये अच्छा नहीं होगा कि अगर तुम लाडल हेल्जो को दे दो ताकि इस जगह से चला जाए। और यहाँ पे रिचल का फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाता है जहाँ कह रही थी कि तुम्हारी जो महान बातें हैं ये सही में हमें नर्व्स पे चढ़ रही हैं। जो बात सुन के ली कहता है गेटिंग ऑन योर नर्व्स, आखिर तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी डेस्टिनी पहले से फिक्स है। रिचल कहती है कि ये सारी बेफालतू की ठकियानुसी बातें हैं, कोई भी बंदा फिक्स डेस्टिनी से नहीं जी सकता। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि आउटसाइड लोग कैसे जीते हैं। और रिचल यहाँ पे कहती है कि डेस्टिनी की वैल्यू तभी है जब तुम खुद से क्रिएट करो, और ये बात मेरे से अच्छा और कोई नहीं जानता। ये बात एक काफी फुलिश है कि किसी पुरानी डेस्टिनी को लेकर तो अपनी पूरी जिंदगी डिवोट कर दो उसी को। और जो डेस्टिनी को लेके तुम बेफालतू की बातें किए जा रहे हो और काम किए जा रहे थे टाइम से, इन सब बुलशिट चीजों को बंद करो। और वैसे भी जिस सेवियर को तुम ढूंढ रहे थे वो तो यहाँ पर आ ही गया है। और इसलिए यहाँ तक कहती है कि अगर हेल्जो यहाँ से चला जाए तो मैं भी थ्रोन फ्रेगमेंट को काफी आराम से ढूंढ सकती हूँ, और ये तो तुम लोग भी चाहते थे ना। लेकिन ली जब इस बात को सुनता है तो उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो कहता है कि लगता है हमारे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है, और इनके साथ साथ अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हेल्जो और एक मजीनों के बीच में खतरनाक फाइट चल रही थी, जहाँ हेल्जो सोच रहा था कि भाई लास्ट अटैक से तो लोग पक्का मारे गए होंगे। फिर से फील आता है कि नहीं, शायद वो बच गए होंगे, मुझे एक बार देख लेना चाहिए। वही हम देखते हैं बैम को और एक मजीनों को और बाकी लोगों को, जहाँ पे हॉकनी पूछता है बैम क्या तुम ठीक हो। बैम का कहना था कि बस मरते मरते बच गया किसी तरह से। तो यहाँ पर हॉकनी को थैंक यू भी करता है कि तुमने मेरी जान बचा ली, अगर तुम फ्यूचर देख के मुझे नहीं बताते एडवांस में तो मैं कभी भी नहीं बच पाता। तो हमें ये पता लगता है कैसे और एक मजीन ने अपनी पावर का यूज करके उस जगह पे एक केव बना ली थी खोद कर, जिसके थ्रू बच के निकल पाए, वरना वो लोग पक्का मारे जाते। मजीनो उससे पूछता है कि बेबी क्या तुम अभी भी उड़ सकते हो ना इधर उधर। वही यूरी मजीनो से पूछती है कि तुम क्या करने के प्लान कर रहे हो, तुम वैसे भी सिंजू यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे उरेक कहता है कि हम दोनों जा रहे हैं हेल्डो से बात करने, और वैसे भी मुझे कम से कम एक बार तो उसे मारना ही होगा। यूरी यहाँ पे मजीनो कहती है क्या तुम इंसेन हो गए हो, जो बैम को अपने साथ लेके जा रहे हो इतनी डेंजरस जगह पर। और मजीनो कहता है कि कोई बात नहीं, कम से कम एक बार तुझे उसे हिट करना ही है और ये फटाफट खत्म हो जाएगा। वो इडियट वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि लाडल टूट गया और मेरी ई किट काफी है उसको वापस से उसके सेंसेस में लाने के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि उरेक ने अपनी एंकलेट को उतार दिया है। उरेक मजीनों के इसी कॉन्फिडेंस के साथ आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगा उरेक मजीनों और हेल्डो के बीच में जो फाइट होने वाली है वो कितनी इंटेंस होगी। क्या उरेक मजीनों अपनी पूरी पावर का यूज हमें करके दिखाएगा या नहीं, या बैम के टेस्ट का क्या होगा, और आखिर थ्रोन फ्रैगमेंट उसे मिलेगा या नहीं, इन सब का क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रेचल आखिर क्या प्लॉट कर रही है, उसने कून की जिंदगी क्यों बचाई, और ली जिसने उनकी बात नहीं सुनी उन सभी पे वो अटैक करने वाला है जो कि एक रैंकर है और ये सारे एक रेगुलर। इनकी फाइट का क्या कंक्लूजन निकलेगा, इन सभी जो के आंसर आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करें सजेस्ट करें आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए बाय गाइस।